क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, पढ़िए। मिस्टर मुकेश अगेन इंडिविजुअल है, बॉर्न ऑन डेट दे दिया है, ये डेट थोड़ा गलत दिख रहा है अपने को, 1462 करिए, वो डॉट नहीं हुआ, ठीक है चलिए। फर्निसेस इज ओरिजिनल रिटर्न, या 1463 करिए, 1463। चलो, मिस्टर मुकेश बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1963, ये डेट देखकर कुछ समझ आ रहा है क्या? बोलिएगा आपके प्रीवियस ईयर में, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23 में ये सीनियर है या नहीं? तो आपको याद होगा कि अगर कोई 1 अप्रैल को बॉर्न हुआ है, भले वो बर्थडे केक काट रहा होगा 1 अप्रैल को, आप एक दिन पहले मान लेंगे उसका ईयर कंप्लीट है। तो ये 1 अप्रैल 1963 को बॉर्न हुआ है, तो उसका 60 ईयर्स कब माना जाएगा? 1/4/2023 को क्या नहीं, एक दिन पहले, तो 31 मार्च 23 को ये क्या माना जाएगा? सीनियर। दैट इज आपके ईयर में ये सीनियर है। अगर टैक्स निकालने बोलेगा तो 3 लाख का स्लैब। याद आ रहा है ना आपको, डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट था। बोल रहा है मिस्टर मुकेश, आपको वेट करो, दिखा भी दे रही चीज। देखिएगा, ये रहा, पर्सन हुज 60th बर्थडे फॉल्स ऑन 1/4/23, भले वो बर्थडे फॉल कर रखा है उसका 1/4 को, shall be treated as having attained the age of 60 years on 31st March only. अकॉर्डिंगली क्या होगा? सीनियर है तो उसको 3 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। बोल रहा मिस्टर मुकेश बॉर्न ऑन 1/4/1963 फर्निश्ड हिज ओरिजिनल रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न मतलब 139(1) में जो आप रिटर्न लगाते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर ऑन 30th जुलाई। सुनिएगा, नॉर्मली रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या होता है? 31 जुलाई। ऑडिट वाले लोगों के लिए 31 अक्टूबर, और जो फॉरेन ट्रांजेक्शन से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए 30th नवंबर। ये 30 जुलाई को लगा दिया, मतलब सही है। He has shown salary income of 7.3 लाख कंप्यूटेड, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद अपना सैलरी दिखाया 7.3 लाख। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट IFOS इनकम है 12,700 एंड फ्रॉम FD 43,000। ध्यान दीजिएगा, इसका सैलरी इनकम तो कंप्यूटेड है, सेविंग्स इंटरेस्ट है और FD इंटरेस्ट भी है। सीनियर है या नहीं है? सीनियर नहीं होता तो 80 TTA बोलते हैं, और 80 TTA में 10,000 मिलता सिर्फ सेविंग्स इंटरेस्ट का, बट सीनियर है तो 80 TTB पढ़ेंगे। 80 TTB रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए था, 50,000 तक और एनी इंटरेस्ट। क्लियर है? और हाँ, ये सीनियर है तो इसको सेविंग्स और FD दोनों इंटरेस्ट का 80 TTB मिलना चाहिए। He has also claimed deductions under 80C of 1.5 लाख, तो 80C भी क्लेम किया है 1.5 लाख का। He had claimed deduction under 80D of 25,000, 80D भी क्लेम किया है। इनफैक्ट ये रिटर्न भर चुका है, याद है ना? तो रिटर्न का डेटा बता रहा है आपको कि ये इनकम था, ये डिडक्शन क्लेम किया। He also claimed deduction under 80 TTA 10,000। क्या लेना था इसको? TTB दिख रहा था, क्या लिया? TTA। होल्ड करते हैं एक बार। His employer has deducted TDS of 33,950 from his salary, which he has adjusted fully against tax payable। बोल रहा है इसका TDS कटा भी था और रिटर्न में वो लेस भी किया। आप जानते हैं ना, टोटल टैक्स निकालते हैं और उसमें से लेस करते हैं ना, एडवांस टैक्स और TDS, और ये लेस भी किया है। बट अभी तक वो बस दिक्कत यहां दिख रहा है, ये TTB वाला आदमी दिख रहा है अपने को, बट TTA लिया है। आगे बढ़ते हैं। He paid insurance premium of he paid health insurance premium of 38,000 by account paycheck for self and spouse, that is wife। बोलिए 80D, बोलिए 80D चेक से दिया है, सीनियर है ना ये, तो उसे कितना मिलना चाहिए? 50,000 तक, मतलब 38 पूरा मिलना चाहिए अभी तक। ऊपर देखो तो एक बार, ये कितना क्लेम किया 80D? 25, और अभी तक मेरे को लग रहा है 38 तो मिलना ही चाहिए। कुछ गड़बड़ी दिख रहा है रिटर्न में। एक तो TTA दिख रहा है TTB के बदले, 80D 25,000 ही क्लेम किया, जबकि 38 तो पहला लाइन से दिख रहा है मेरे को। एक बार आगे बढ़ते हैं। He paid 1,500 in cash for his health checkup and 4,000 by check for preventive health checkup of his parents। आप जानते हो नॉर्मली कैश अलाउ नहीं करते हम लोग, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अलाउ करते हैं, तो ये भी मिलना चाहिए और ये भी। लेकिन एक चीज और याद आना चाहिए आपको, आपका, आपके डिपेंडेंट चाइल्ड और आपके स्पाउस का
अलग कैलकुलेशन होता है, पेरेंट्स का अलग होता है, बट जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है ना वो सबका मिला के 5,000 तक होता है। तो यहाँ 1500 और 4000 है, 5500 हो रहा है, आपको 55 तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा 5। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस भी है ऑफ 33,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज मदर एज्ड 80 ईयर्स स्टेइंग विथ हिज यंगर ब्रदर। बोल रहा है ये अपनी मदर का भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। मदर डिपेंडेंट नहीं दिख रही है मेरे को, इसके साथ नहीं रहती है, इसके छोटे भाई के साथ रहती है। बोलिए 80D, कोई दिक्कत नहीं है। 80D में आपको याद होगा चाइल्ड के लिए डिपेंडेंट होना चाहिए, पेरेंट्स डिपेंडेंट होना हो, तो इसका भी तो 80D मिलना चाहिए। अगर हम 80D देखें तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी, हाँ 5,000 का लिमिट है, ये भी 80D दिख रहा है। ही फर्दर इंकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 on his father aged 81 years who is staying with him. His father is not covered under mediclaim policy. तो अगेन 80D, आपको याद होगा 80D में 3 कैटेगरी था। कैटेगरी 1 सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चाइल्ड का 25,000 और 50,000, सीनियर होंगे तो 50 अलग। कैटेगरी 2 पेरेंट्स के लिए, ठीक है, 25 50 अलग। और कैटेगरी 3 था अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके जो रेसिडेंट है, सीनियर है और उसके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मेडिकल के एक्सपेंस का भी डिडक्शन देते हैं। बट हाँ कैटेगरी 2 मदर और कैटेगरी 3 मेरे क्वेश्चन में फादर मिलाकर 50,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए। याद आ रहा है? एक बार डिस्प्ले कर दें आपके लिए। देख लीजिएगा 3 कैटेगरी आप बनाते थे। कैटेगरी 1 सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चाइल्ड 25 या 50,000 सीनियर होंगे तो। कैटेगरी 2 में पेरेंट्स डिपेंडेंट होना हो, ठीक है, अगर उसका उनका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है तो, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 25-50 अलग। और कैटेगरी 3 था 3 कंडीशन, सीनियर है, रेसिडेंट है और आपके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो जो मेडिकल खर्चा है ना वो भी अलाउ होता है। लेकिन कैटेगरी 2 और 3 मिलाकर 50,000 क्रॉस नहीं होना चाहिए। इन एनी केस मेरे को पढ़कर इतना तो समझ आ रहा है, ये आदमी सिर्फ 25,000 क्लेम किया है, मेरे को तो अच्छा खासा अमाउंट दिख रहा है, सेल्फ भी है, पेरेंट्स का भी है, वो पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी है। चलिए, ही सीक्स योर एडवाइस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ, ओके आ गया ना क्वेश्चन, रिटर्न में गलती दिख रहा है, भर चुका है, ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुका था, अब बोल रहा है ही सीक्स योर एडवाइस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइजिंग द रिटर्न। बोल रहा है रिवाइज कर सकते हैं क्या, एंड इफ पॉसिबल फाइल हिज रिवाइज रिटर्न। वो आपके पास आया, बोल रहा है रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं बताइए, इनकम टैक्स में रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है या नहीं, और है तो प्लीज फाइल कर दो बोल रहा है। एनालाइज द अबव नरेटेड फैक्ट्स एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डस ही नीड टू रिवाइज हिज रिटर्न एंड फॉर व्हाट रीजन। तो थ्योरी क्वेश्चन ही पूछ ले एक तरह से कि रिवाइज कर सकता है कि नहीं और रीजन क्या देगा। प्लीज एडवाइज हिम सुटेबली एंड इफ नीडेड recompute his income and tax payable or refund due for the assessment year। बोलिए रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में है या नहीं है, सेक्शन 139(5), 139(3) लॉस रिटर्न, 139(4) बिलेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न, और 139(5) रिवाइज रिटर्न। बट रिटर्न कब तक रिवाइज हो सकता है, थ्योरी वाइज बात करें ना तो आपके एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के 3 महीने पहले तक, या फिर डायरेक्टली बोल दे तो 31 दिसंबर तक असेसमेंट ईयर का। तो आपको बोलना होगा कि अगर रिवाइज करना, ये कब रिटर्न फाइल किया था, जुलाई में, रिटर्न जो फाइल किया था टाइम में किया था, तो आप बोल सकते हो हाँ आप रिवाइज कर सकते हो, बट डेट बता दीजिएगा उसको कि वो कब तक रिवाइज कर पाएगा, 31 दिसंबर तक ही रिवाइज कर पाएगा। अब रिवाइज रिटर्न करने के लिए आपका बोनाफाइड केस होना चाहिए, ठीक है, इंटेंशनल मिस्टेक से आप रिवाइज नहीं करते, और बोनाफाइड है, आपके पास डेटा है पूरा सब कुछ, तो आप रिवाइज तो कर सकते हैं। बट सिर्फ थ्योरी नहीं पूछा, बोला रिकम्प्यूट भी करिए। पहले तो वो देखना पड़ेगा कि उसका कंप्यूटेशन क्या है, उसका कंप्यूटेशन देख लेते हैं, फिर अपना कंप्यूटेशन करेंगे, फिर समझ आएगा पेबल रिफंडेबल जो भी बनता है। आइए, तो ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कम है बट इसको थोड़ा सा आपका रिटर्न चैप्टर से, असेसमेंट से जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हम ए लिख रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम एंड
टैक्स पेएबल एज पर ओरिजिनल रिटर्न, वो जो रिटर्न फाइल किया है उसका पहले अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं, तब तो पता चलेगा रिफंड उफंड जो भी बनेगा या एडजस्ट जो भी करना है कितना करना है, एज पर ओरिजिनल रिटर्न। बोलिएगा ओरिजिनल रिटर्न में इनकम क्या क्या दिखाया है, सबको देखिएगा इनकम कंप्यूट किया हुआ, इनकम नहीं निकालना आपको, रेदर सैलरी दिया हुआ आपका कितना कंप्यूटेड 7.3 लाख, तो सैलरी कंप्यूटेड 7.3 लाख। इसके अलावा और इनकम बताइए तो कौन कौन सा है, दो है, इंटरेस्ट दिख रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं जो वो किया है, फिर जो होना चाहिए था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन एफडी। 12,700 और 43,000। बताइएगा और कोई इनकम है क्या इसका, और कोई भी इनकम नहीं है, इनकम इतना ही था, बाकी डिडक्शंस का डेटा है, ध्यान दीजिएगा इधर। ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया 785 700। हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए वो नहीं कर रहे, पहले उसका कंपटीशन तो देखें। प्लस डिडक्शंस अंडर चैप्टर, सिक्स से बताइएगा वो कौन कौन सा डिडक्शन लिया है। 80C 1.5 लाख क्लेम किया है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं 80C 1.5 मिलता है, इसका नॉर्मल इनकम है तो मिलना भी चाहिए। 80D भी क्लेम किया ये, बट सिर्फ 25,000 क्लेम किया है, और TTA क्लेम किया है 10,000 का, बस इतना ही क्लेम किया है। अगर आप रियलाइज करो तो ये सिर्फ वही गलती किया एज वाला, मतलब इसको रियलाइज नहीं हुआ कि एक दिन पहले 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज 25,000 थोड़ी होता, 25,000 किसके लिए होता है, नॉर्मल आदमी के लिए, सीनियर के लिए 50 तक जाता है, तो ये वही एज सोचा होगा, मेरा तो आज एज 60 नहीं हुआ, ये सोचा होगा, बट आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल को बॉर्न हुए तो 1 अप्रैल नहीं 31 को क्या हो जाता है आपका एज कंप्लीट। वैसे ही देखिएगा ये TTA क्यों लिया है, क्योंकि इसको लग रहा है हम सीनियर नहीं है, आज गलती एज के चक्कर में ये आदमी किया है, बाद में रियलाइज हुआ कि एक दिन पहले होता है तो रिवाइज करना चाह रहा है। टोटल इनकम, टोटल इनकम 6 लाख, चलिए टैक्स भी निकाल लीजिए यहीं पर, कौन सा इनकम है, सबका सब देखो, नॉर्मल, स्पेशल होता तो हम अलग अलग रेट लगाते हैं, नॉर्मल इनकम है तो टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, इनफैक्ट डायरेक्टली भी आप बताओ तो भी चलेगा, टैक्स लाइबिलिटी एट द रेट ऑफ स्लैब अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख तक 12,500, और 5 लाख से 6,07,000 तक 20%, प्लस सेस भी जोड़ लेना है, 3,1 सेस जोड़कर 3,3,945, ठीक है। बोलिए लाइबिलिटीज का TDS भी था क्या, TDS है 33,950, तो ये रिटर्न जब भरा हुआ तो लाइबिलिटी दिखाया होगा, उसमें से क्या लेकर लिया होगा 0.6 था ना, चलो 0.6 लेस TDS 33,950, बोलिएगा कितना, टैक्स लाइबिलिटी नील बोल दे, 10 रुपए से कम है ना, कितना आ रहा है 4.4, 4.4 रिफंड आ रहा है, 4.4 नियरेस्ट 10 रुपए में राउंड ऑफ करोगे कितना हो जाएगा 0,
तो इसको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, कोई लायबिलिटी नहीं, ये रिटर्न वो भरा है अपने हिसाब से। क्लियर है? अब हमारे हिसाब से जो होना चाहिए उसको देख लेते हैं। बी स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर रिवाइज रिटर्न। हाँ, रिवाइज रिटर्न का अपने को थ्योरी भी लिखना, भी थ्योरी क्वेश्चन भी है, हम पहले कंप्यूटेशन दिखा दे रहे हैं। और नंबर याद रहे तो लिख दिया करो, रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). बोलते जाइएगा अब आप रिटर्न भरेंगे तो रिटर्न में क्या डेटा दिखाएंगे? सैलरी। इसमें कोई दिक्कत था क्या? नहीं, वो भी कंप्यूटेड दिया हुआ था हमारे को 7.3 लाख। दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन एफडी। सेविंग्स अकाउंट है आपका 12,700 और ये 43,000। और कोई इनकम नहीं है। इनफैक्ट ग्रॉस टोटल इनकम आप वहां से भी उठा सकते थे, डायरेक्टली लिख देते ग्रॉस टोटल इनकम सेम एज पर ओरिजिनल रिटर्न, क्योंकि जीटीआई में गलती नहीं किया वो। कितना हो रहा है? 785,700। चलिए जीटीआई आ गया। अब गलती इसका सब जो हुआ है ना आपका डिडक्शंस में हुआ है, तो लेस कर रहे हैं हम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बोलिए 80C वो कितना क्लेम किया है? 1.5 लाख। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिखा मेरे को। 80D में आई है। 80D वो 25,000 क्लेम किया था। एक बार 80D का मेरे को, या चलो हम नोट में निकाल लेंगे उसको, क्योंकि उसमें सेल्फ का भी है, पेरेंट्स का भी है, कैटेगरी 3 भी है। और बोलिए उसको 80TTA नहीं क्लेम करना चाहिए था 80TTB क्लेम करना चाहिए। और TTB में कितना मिलता है? 50। एक बार हम यहां लिख रहे हैं, मेरा है कितना इंटरेस्ट? 12,700 प्लस 43,000। मेरा इंटरेस्ट कितना है टोटल में? 55,700। बट 55,700 तो नहीं मिलेगा आपको, 50,000 मिल जाएगा, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000। 80D को हम नोट में निकाल लेंगे, नोट 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम में फिर हम लोग टैक्स निकाल लेंगे, और इसका टीडीएस भी कटा हुआ है ना, तो टोटल इनकम में हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे स्लैब लगा के, और फिर उसमें से क्या माइनस कर लेंगे? टीडीएस। कितना टीडीएस कटा है वो तो पता है शायद अपने को भी, 33,950। इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा या तो वो पेएबल होगा या ज्यादा टीडीएस कट गया होगा तो रिफंडेबल होगा। ऐसे क्वेश्चन देखकर आपको पता चल गया होगा रिफंडेबल ही आएगा, क्योंकि ऊपर टैक्स नील आ रहा था और डिडक्शंस कम लिया है, और ज्यादा लेगा तो टैक्स मतलब पेएबल ही नहीं आएगा इनफैक्ट, तो आपका रिफंड कुछ बनेगा। चल नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D में सबसे पहला बोलेगा, अलग अलग कैटेगरी होता है ना, एक काम करते रुके, इसको हम ना कॉलम से बना देते हैं, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। पहला फॉर बोलेगा फर्स्ट कैटेगरी किसके लिए होता है? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चाइल्ड का। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट कैटेगरी में 3 चीज का डिडक्शन मिलता है आपको: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन कैश, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अदर देन कैश, और छोटा मोटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये कैश में भी हो सकता है। बोलिएगा
फॉर सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चाइल्ड आप कितना पैसा दियो? 38,000 दिया हम हेल्थ इंश्योरेंस, सेल्फ और स्पाउस का हेल्थ इंश्योरेंस। और पहले बताइएगा ये सीनियर है या नहीं है, तो हम 60 इयर्स ऊपर में हाईलाइट कर दे रहे अपने लिए, ठीक है। 38,000 है। और क्या है सेल्फ के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है क्या? नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ऊपर वाला चेक से था। नेक्स्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, बोलिएगा ये कैश में भी होता है ना? कितना अमाउंट है? 1500। तो सेल्फ वाला तो कैटेगरी हो गया, आउटर कॉलम ले जाते हैं, कितना? 39,500। अब सेकंड कैटेगरी बोलिए, फॉर पेरेंट्स। बोलिए पेरेंट्स में डिपेंडेंट हो ना हो, वेदर और नॉट डिपेंडेंट। और इसी में चलो हम कैटेगरी 3 भी दिखा देंगे, क्योंकि कैटेगरी 2 और 3 तो मिलाकर होता है। बोलिएगा पेरेंट्स में मदर के लिए वो क्या पे किया है? He also paid medical insurance premium 33,000 during the year to ensure the health of her mother, his mother, 80 years. Senior है ऐसे भी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट कितना था? 33। और बताइए तो और क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है भाई, मेडिकल एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, बोलिएगा 4,000 है, ले ले? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपना और पेरेंट्स का मिलाकर इंटरनली 5,000 होता है। हम अपना ऑलरेडी कितना ले चुके हैं? 1,500। तो आपको 4,000 तो नहीं मिलेगा, 4,000 बट रेस्ट्रिक्टेड टू कितना? 5,000 में से आप 1,500 ले चुके हैं, तो आपको यहां कितना मिलेगा? 3,500। क्लियर है? बोलिएगा स्टोरी खत्म हो गया क्या? फादर का भी है, कैटेगरी 3 है, वैसे कैटेगरी 2 और 3 मिलाकर 50,000 देखते हैं, तो यही लिख दो। बोलिएगा फादर के लिए वो क्या किया है? मेडिकल एक्सपेंडिचर किया। ऐसे तो हम लोग मेडिकल एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं देते, बट अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो दे देते हैं। अगर आप सीनियर है, फादर सीनियर देख लीजिए, 80+ है, रेसिडेंट है, और उनके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। कितना फादर का कितना है मेडिकल एक्सपेंडिचर है? 25,000। टोटल कितना हो रहा है? हाँ अभी हम आ रहे हैं उसमें। हाँ कितना हो रहा है टोटल? 61,500 ले ले? नहीं, मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 50,000 होता है, तो आउटर कॉलम में हम 50,000 ले आ रहे हैं। क्लियर? चलिए टोटल कर लो, डिडक्शन आ गया। हाँ कैटेगरी 2 और 3 मिलाकर कितना था आपका? कैटेगरी 2 और 3 मिलाकर कितना है? 50, 89,500। तो आइएगा, ये आदमी गलती किया, वो कितना क्लेम किया था? सिर्फ 25,000, होना चाहिए था 89,500। ऊपर आइए, 89,500 टोटल इनकम। फोर 496200। टैक्स लाइबिलिटी देख लीजिए, नॉर्मल इनकम है, स्लैब लगाएंगे, बट इनकम देख के कुछ क्लिक कर रहा होगा, रिबेट भी तो आएगा। टैक्स कितना हो जा रहा है? नील। 5 लाख तक का इनकम है ना, रिबेट आएगा, तो टैक्स जो भी आएगा रिबेट 12,500 तक का मिलता है, तो इफेक्टिवली आपका टैक्स नील। टैक्स नील है बट टीडीएस तो कट रखा है मेरा, जल्दी से बोलिए। तो ये क्या टैक्स का आपको क्या मिलेगा? रिफंड। तो टैक्स रिफंडेबल है आपका 33,950। क्लियर है?
क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो कंपटीशन हुआ, क्वेश्चन में थ्योरी भी पूछा था कि रिटर्न रिवाइज हो सकता है या नहीं। आप बोलेंगे हो सकता है और पीरियड बता दीजिएगा वो उसको कब तक रिवाइज कर सकते हैं आप, बताइएगा। एडवाइस एज पर सेक्शन 139(5) और रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज्ड to take into account bona fide error or omission. However, such revision shall be done at the earliest of फॉलोइंग डेट, अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। थ्योरी वाइज अगर हम बोल रहे तो रिटर्न कब तक रिवाइज होता है? नंबर 1, 3 मंथ प्रायर टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट इज बोलिएगा आपका असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24, उसके 3 महीने पहले तक, 31 दिसंबर 2023। और नंबर 2, जिस दिन ऑफिसर असेसमेंट कर दे, असेसमेंट डन बाई एओ, डेट ऑफ असेसमेंट भी आप बोल सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। मेरे क्वेश्चन में बोलिएगा असेसमेंट हुआ है क्या, ऑफिसर किया है क्या कुछ? नहीं, दैट इज इन आवर केस बाई 31 दिसंबर 23। बोलिए इसका कोई लेट फी, इंटरेस्ट? लेट फी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्यों? रिटर्न भरे आप, और आपको याद हो तो रिवाइज रिटर्न रिप्लेस करता ओरिजिनल रिटर्न को उसी दिन से। धामपुर शुगर मिल्स का केस लॉ था, कोई लेट फी कोई इंटरेस्ट का बात ही नहीं है। आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी रिवाइज कर सकते हैं, इस पे लेट फी इंटरेस्ट नहीं लगता है, बट हाँ इस दिन तक रिवाइज करना। इंटरेस्ट क्यों लगेगा? इनफैक्ट आपका अमाउंट रिफंडेबल है। हाँ, इंटरेस्ट तब लगता ना जब आप पेमेंट गलत करते हैं, पेमेंट हम गलत किए ही नहीं। ऐसे इंटरेस्ट कब लगेगा? जब पेबल आएगा तब तो। अगर मेरा रिवाइज रिटर्न के बाद आता कि लाइबिलिटी है, तब इंटरेस्ट होता। क्लियर है?